हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का 28 चैप्टर चल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, उसका हम लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि जो हमारा न्यायिक सक्रियता है उसका क्या महत्व हमें देखने को मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जुडिशियल ओवर रीच्ड है उसके क्रिटिसाइज जो देखने को मिलता है यानी कि जो उसको क्रिटिसिज्म किया देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर 28 कंप्लीट हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म का। उसके बाद हम ट्यूसडे को एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर होगा 7 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है राइज ऑफ अ सोशल मूवमेंट के बारे में। तो इस तरीके से अभी हमारा एक एम लक्ष्मीकांत प्लस पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की दोनों बुक पैरेलल में डिस्कशन चल रही है। क्लास 6 से क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड बुक चल रहा है जो कि हमारा पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है उसको हम डिस्कस करें। उसमें भी हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक लेक्चर बाय लेक्चर क्या है काफ़ी हर एक पॉइंट डीप में डिस्कस किया है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में नहीं तो जो आइकन बेल बटन है उस पर भी आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हो। अगर वहाँ पे भी नहीं अगर है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्ट प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हर वीकेंड में यानी कि संडे को हम 27 ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है उसको भी डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। अभी हम पब्लिक जो पॉलिसी है उसके पे डिस्कस कर रहे हैं। इस संडे हमारा जो पब्लिक पॉलिसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पिछले जो संडे था उसमें हमने पंचायत राज के बारे में डिस्कस किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जब हमारा पब्लिक खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना जो पॉलिटिकल साइंस का उसका जो सीरीज थर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एज अ टेस्ट की तरह अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो देखना है प्रीवियस ईयर का जो हमने डिस्कस किया वो आप एज अ टेस्ट की तरह भी देख सकते हो। और उन सब का पीडीएफ अगर आपको चाहिए या तो आप व्हाट्सअप चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो द ऑफिस यानी कि द ओशन ऑफ शिक्षा टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे फ्री इजीली क्या कर सकते हो, सारे नोट्स जो भी हम डिस्कस करते हैं या जो भी हमने डिस्कस किए वो सारे आपको वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर आप कहीं आउटसाइड हो या अगर आप फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं पे भी जाकर के इजीली उसको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी बुक हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है लेक्चर 2। और मैं आपको एक बार रिकॉल बता दूं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ये सारे चैप्टर हमने यानी कि चैप्टर 17 से लेकर के चैप्टर 28 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा किसका, तो एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जब हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा तब हम चैप्टर 29 स्टार्ट करेंगे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे हम पीआईएल कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, फिर हमने जुडिशियल ओवररीच के बारे में समझा था। फिर इसके रिगार्डिंग में कुछ हमने इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया था जिसमें केशवानंद भारती केस। फिर हम बात करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि 2014 में आया था। फिर हमने डिस्कस किया था जो ओवर रीचेस के रिलेटेड में कुछ केस थे उसके बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस। फिर लिक्विड जो बैन हुआ था 2017 में उसका केस हमने डिस्कस किया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। फिर अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2017। ये सारे केस हमने डिस्कस किया था।
आज हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस निकल करके आता है वो निकल करके आता है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट। यानी कि देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोर्ट क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, यानी कि सक्रिय हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या है, जब अगर कोर्ट एक्टिव होती है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, हमारे राइट को लेकर के क्या करती है, प्रोटेक्ट में आ जाती है। यानी कि जुडिशरी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। चाहे फिर हम इंडिविजुअल्स की बात कर लें या जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, जो आज के टाइम पे उनके पास उन्हें जो भी चैलेंजिंग फेस करने को मिलते हैं, जो भी उन्हें चैलेंजेस फेस करने को मिलता है रिगार्डिंग उनके राइट्स के, तो उसके प्रोटेक्शंस में कौन आ जाती है, जुडिशियल आ जाती है। तो ये हमें एक क्या देखने को मिलता है, एक सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है प्रोटेक्शंस द राइट के रिगार्डिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो हमारा विशाखा केस था 1997 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, एक जजमेंट दिया गया था कि जितनी भी जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे वोमेन्स के साथ जो भी, अगर हम बात करते हैं जो हरासमेंट के केस जो देखने को मिलते हैं, तो उनके प्रोटेक्शंस की बात की गई थी। उसमें एक कानून बनाया गया था, कब, तो 2013 में। किसके रिगार्डिंग में, जब सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था, जजमेंट आया था। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या थी कि जो वोमेन की सेफ्टी को लेकर के वहां पे क्या हो गई थी, एक्टिव हो गई थी। तो इस तरीके से फिर क्या है, वहां पे फिर उसको एक्ट बनाना पड़ा कि किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि उनको जो हरासमेंट उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको निषेध करने के लिए क्या है, फिर कानून लागू किया गया था, कब, तो 2013 में। तो यहाँ से क्या एक इम्पोर्टेंस निकल करके आता है कि जो जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है, यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बात करते हैं प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ। यानी कि देखिए, अगर हम प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून के शासन है उसको बढ़ावा देने का भी काम करता है। अब देखिए, कानून के शासन को बढ़ावा देने का काम कैसे कर सकता है एक जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो जुडिशियल वो तब एक्टिव होता है जब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी फंक्शंस, जो भी कार्य किए जाते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिटेशन से या तो बाहर जाके काम करते हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, हमारी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, तो जो भी कानून बनाया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिटेशन से बाहर जाके काम करे, तो जुडिशरी के द्वारा क्या उसे अनलॉफुल, यानी कि अनलॉफुल क्या है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी अनलॉफुल नहीं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फिर वो क्या रहता है, वो लॉ नहीं रहता है। तो इस तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं जो जुडिशरी या सॉरी जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है वो प्रमोट करने का काम करता है कि जो भी काम हो, जो भी कानून बने, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर बने, यानी कि वो लॉ बने। फिर बात करते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी को क्या करता है, और भी ज़्यादा मजबूत प्रोवाइड कराने का काम करता है। देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो हेल्प करता है, जो भी गवर्नमेंट अपने पावर का क्या करते हैं, जब मिसयूज करते तो उसको कंट्रोल करने का काम, और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने का काम। यानी कि देखिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको क्या करने का काम करती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म उसको प्रमोट करने का काम करती है। और जो सरकार अपने पावर का जो मिसयूज करती है या जो अब्यूज करते हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने में भी हेल्प करती है। तो इस तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती मिलती है। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंस क्या निकल करके आता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो प्रमोटिंग जो सोशल चेंजेस है, यानी कि जो भी सामाजिक परिवर्तन है उसको लाने में भी क्या करता है, वो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो देखिए, अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो जो भी सोशल चेंजेस है, इसके जो रूलिंग ऑन केसेस, जो भी एड्रेसेस है इंपॉर्टेंट, जो भी सोशल इशू हैं, या हम बात करते हैं सिटिंग लीगल, जो हमारा प्रेसिडेंट्स हैं, सॉरी अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स हैं, उसको शेप और डायरेक्शंस देने का काम करते हैं जो भी फ्यूचर के लॉ और उसकी पॉलिसीज के लिए। मतलब देखिए, इसका क्या है कि जो हमारी न्यायिक सक्रियता है
उन मामलों पर निर्णय दे करके क्या है एक सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करती है, कि जो कि फ्यूचर में जो भी कानून बनाए जाए या जो भी पॉलिसीज बनाए जाए तो उसको क्या करती है एक डायरेक्शंस दिखाने का काम करती है जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है उसमें वो मदद लाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो 2014 था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिऑर्गेनाइज किया गया था कि जितनी भी जो ट्रांसजेंडर है उनके पास ये अधिकार होगा कि सेल्फ आइडेंटिफाई वन जेंडर वो कर सके, उनके पास ये अधिकार देखने को मिलेगा। और फिर अगर हम बात करते हैं कि ये आपको जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है फिर कब 2019 में लागू हुआ था। तो इस तरीके से क्या है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं फिर किस चीज के लिए काम करता है कि आगे फ्यूचर के लिए जो भी लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाए वो उसके लिए एक डायरेक्शंस का काम करती है। तो इस तरीके से क्या है हमें एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का। फिर वहीं पे देखिए कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करने का भी काम करती है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करने का काम कैसे करती है, अगर हम बात करें कि आपको याद होगा कि जो हमने केशवानंद भारती केस हमने डिस्कस किया था, देखिए कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है या हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सप्लेशंस के साथ साथ यानी कि जो डिस्क्राइब है डिस्क्राइब करने के साथ साथ वो क्या करती है जो भी गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस है उसके साथ वो चेक यानी कि चेक ऑन दी जो अदर ब्रांचेस के साथ बैलेंसिंग करने का भी काम करती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस हैं एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी, ये सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स ब्रांचेस ही हैं। तो इनके बीच में जुडिशरी क्या करती है एक बैलेंसिंग का भी काम करती है और साथ साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या करते हैं डिस्क्राइब करने का भी काम करती है, यानी कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का भी काम करती है। तो देखिए अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो वो जो भी चेक ऑन दी जो पावर है लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये जो भी ब्रांचेस हैं उसके बीच में क्या कर सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी के तहत वो क्या करती है बैलेंसिंग करने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अगर हम केशवानंद भारती केस की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशंस में चाहे तो कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकती है बट कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अब बात निकल करके आए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप जो भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाओगे या हम जो भी आपके द्वारा लॉ लाया जाएगा तो हम वो टाइम टू टाइम डिफाइन कर लेंगे, केस टू केस डिफाइन कर लेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कहीं ना कहीं जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है वो गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस के साथ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करने में भी अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब बात करते हैं कि जो हमारा जुडिशियल ओवररीचेस है वो क्रिटिसिज्म के अंदर क्यों है, यानी कि क्यों उसका क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसका जो पहला रीजन है वो क्या है कि जो सेपरेशंस ऑफ पावर है उसको वो क्या करता है, जो यानी कि जो सेपरेशंस ऑफ पावर है उसमें वो क्या करता है, अगर हम बात करते हैं तो हमें एक अंडरमाइंस देखने को मिलता है। यानी कि अंडरमाइंस का मतलब ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो उसको क्या करता है ब्रेक डाउन करने का काम करता है, किसको, सेपरेशंस ऑफ पावर को। देखिए जो हमारा जुडिशियल ओवररीचेस है वो जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी जो ब्रांचेस है जो अदर जो भी ब्रांचेस है उसके बीच में जो भी पावर ऑफ सेपरेशन जो बैलेंस है उसको क्या करता है, जो उसकी जो बैलेंसिंग है उसको वो कहीं ना कहीं वीक करने का काम करता है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने का काम करता है। तो इसके साथ साथ ही क्या ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो हेल्दी है उसको मेंटेन करने नहीं देती, यानी कि लोकतंत्र की जो स्वस्थ है यानी कि जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए क्या ये आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की जितने भी जो ऑर्गन्स है उसके बीच में क्या रहे एक बैलेंस मेंटेन रहे, यानी कि जो चेक एंड जो बैलेंस है पावर को लेकर के वो क्या रहे संतुलित रहे। और कहीं ना कहीं जो हमारा जुडिशियल ओवररीच है वो इस जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है अनबैलेंसिंग का काम करता है। तो जिस वजह से क्या है इसको क्या जो हमारा जुडिशियल ओवररीचेस है उसका एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है कि इसमें हम अगर बात करते हैं तो जस्टिस जो डिलीवरी सिस्टम है
उसमें हमें डिले यानी कि देरी देखने को मिलता है। अब देखिए जो अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी के पास एक नहीं एक से कई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुडिशरी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो जिसके बाद अगर बात करें जो ओवर रीचेस है तो उसके वजह से कहीं ना कहीं क्या है जुडिशरी पे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो जुडिशरी सिस्टम है यानी कि जो न्यायिक प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं हमें डिले देखने को मिलता है। डिले यानी कि उसमें देरी देखने को मिलता है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं ओवर बर्डन ऑन द जुडिशरी यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, कहीं ना कहीं जो कार्य का जो भार है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चली जाती है। तो जिसकी वजह से अगर हम जुडिशरी की बात करते हो तो उनकी जो जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो भी क्या होती है, कम देखने को मिलती है, कम होती जाती है। जिसके क्योंकि जो हमारी जुडिशरी उन पे जो कार्य है यानी कि जो वर्क लोड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बढ़ता चला जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो पॉइंट है इसमें रखा गया लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी थोड़ी देर मैंने पहले इसी से कनेक्ट करके बताया कि देखिए जब जुडिशरी के ऊपर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं क्या है जुडिशरी के अंदर जो उसके काम को लेकर के क्या है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे जुडिशरी के ऊपर जब वर्कलोड प्रेशर बढ़ते जाता है तो इससे क्या है कि जो जुडिशरी की जवाबदेही है उसमें कमी देखने को मिलती है, और जो जुडिशरी है कि उसके जो भी कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उसको जवाबदेही ठहराने की स्पष्टता व्यवस्था नहीं की जा सकती है, यानी कि नहीं हो पाती। आप ये समझिए कि नहीं हो पाती अकाउंटेबिलिटी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो उसमें हमें वो एक्शंस देखने को नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से क्या है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्रिटिसिज्म है, इन पॉइंट पे क्या है जो जुडिशियल ओवररीचेज है उसका क्या देखने को मिलता है, हमें एक क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है यानी कि जिसे हम संयम कहते हैं, संयम का मतलब होता है एक तरीके से पेशेंस बना के रखना, वो क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। तो देखिए जो हमारा डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ वर्सेस यानी कि चैंडर हाउस एंड अरुण केस की बात करते हैं जो 2007 का था। तो इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो ये जरूरी है कि वो क्या बना के रखें, संयम बना करके रखें। देखिए यहाँ पे उनके अनुसार ये भी माना गया था कि देखिए इसमें ये माना गया था कि शक्तियों का जो बैलेंस है यानी कि जो पावर्स हैं वो क्या है, यानी कि जो भी सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं के सिद्धांत के अनुसार क्या है हर एक ऑर्गन यानी कि जितनी भी जो पार्ट्स हैं जिसे हम ऑर्गन से भी कहते हैं वो क्या है सामान्य रूप से क्या कर सके, अपना काम कर सके। और जो कोर्ट यानी कि जुडिशरी को इसमें दो फंक्शंस के बेस पे क्या है संयम निर्धारित किया गया था। तो देखिए पहला ये कहा गया था कि जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी के द्वारा जो इंटरनल जो यानी कि ये इंश्योर करने की बात, इनकरेज करने की बात की गई थी कि जो भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं उसमें क्या हो मिनिमम इंटरफ्रेंस हो, यानी कि आप ये समझिए कि इसमें जो इंटरफ्रेंस है वो क्या है कम से कम करने की बात रखी गई थी गवर्नमेंट की जो तीनों ब्रांचेस है। 3 ब्रांचेस कौन कौन से, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर क्या रखा गया था कि इसमें कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी है यानी कि जो कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो इन 2 बेसिस पे क्या है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात रखी गई थी। जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट के फंक्शंस है तो इन दोनों के बेस पे यानी कि बात करते हैं तो एक्सप्लेन किया गया था, यानी कि आप कह सकते हो कि निर्धारित किया गया था। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं जो हमारी कंट्री के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे AS आनंद, उनके द्वारा क्या है जुडिशियल जो हमारा संयम यानी कि न्यायिक संयम है तो उसको लेकर के उनके द्वारा एक पब्लिक लेक्चर डिस्कस किया गया था। तो जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी जो जजेस हैं तो उनको अपनी जो न्यायिक कार्य का निर्वाहन करते समय यानी कि जब वो अपना जुडिशियल काम कर रहे हो तो उस समय पे क्या है आत्मसंतुष्टि उन्हें रहना चाहिए। और जो न्यायिक सक्रियता है यानी कि जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है का सबसे बुरा परिणाम ये देखने को मिलता है कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलता है। यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से अप्रत्याशितता देखने को मिलता है। तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब कोर्ट्स अपने व्यक्तिगत
रुचि के अनुसार यानी कि अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल फेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, रुचि के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जो डायरेक्शंस है जुडिशरी है या सॉरी जो हमारा डायरेक्शंस है वो क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। इसलिए जितने भी जो जजेस हैं को न्यायिक संयम बरतना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कहा गया था, तो हमारी कंट्री के जो फॉर्मल चीफ जस्टिस थे एएस आनंदा, उनके द्वारा ये कहा गया था। ताकि इसमें ये भी कहा गया ताकि जो न्यायिक सक्रियता है यानी कि जो हमारा जुडिशरी एक्टिविज्म है और जो एक चरम रूप में यानी कि एक अगर हम बात करते हैं कि जो जुडिशियल हमारा जो एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं जाकर के जुडिशियल यानी कि एडवेंचरिज्म ना बन जाए। तो ये बात किसके द्वारा कहा गया था, आप यहाँ पे ये बात रख सकते हो कि जो जस्टिस एएस आनंद के द्वारा ये बात कही गई थी। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है उनके द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए थे किसके लिए, अचीव यानी कि किस तरीके से हम न्यायिक संयम को अचीव कर सकते हैं। तो उसमें हम बात कर सकते हैं इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी यानी कि किस तरीके से जवाबदेही को बढ़कर यानी कि किस तरीके से हम जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें इस बात को इंश्योर किया गया था कि जो भी जजेस हैं वो क्या करेंगे, जो भी उनकी जो डिसीजंस रहेगी वो क्या रहेगी, या जो भी उनकी अगर हम बात करते हैं रीजनिंग रहेगा या जो भी उनका मैथोलॉजी रहेगा वो क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो जिसके वजह से हम क्या है जो जुडिस यानी कि या जो भी जुडिशियल रिव्यू है उसको हम क्या कर पाएंगे ताकि अचीव कर पाएंगे। फिर फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि इसका मतलब है आचार संहिता का पालन। देखिए जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स क्या करेगा, हेल्प करेगा इंश्योर करने में कि जो भी जजेस एक्ट्स हैं वो क्या है, इम्पीरियलिटी एंड। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जो जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो एथिक्स है इस बात के लिए हेल्प कर सकता है कि जो कोर्ट्स है यानी कि जो जुडिशरीज है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंस रहे और उसकी इंटीग्रिटी क्या रहे, बनी रहे। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी है वो क्या रहे, बनी रहे। फिर बात करते हैं इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें क्या बात रखी गई थी कि जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या कर सके, उसके अंदर में जो भी डाइवर्सिटी है उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके। किस तरीके से, तो इसमें ये इंश्योर कर सके कि जो जुडिशरी की जो रिफ्लेक्ट है या जो डाइवर्सिटी ऑफ द जो कम्युनिटी है या फिर बात करते हैं जो खुद पे सर्व करते हैं जजेस के जो सिलेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो। तो ये तीन तरीके से क्या है कि बात कही गई थी कि किस तरीके से हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी कि जो न्यायिक संयम है हम किस स्टेप के थ्रू क्या कर सकते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 28 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की जो 7th चैप्टर है राइजिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दोबारा एम लक्ष्मीकांत का जो 29 चैप्टर है PIL उस पर डिस्कस करें। इस तरीके से हम अभी एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक दोनों को पैरेलल लेकर के चल रहे हैं। क्लास मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्लास 6 से लेकर 12 तक की फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिनों में आपकी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तब उसके बाद हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो हमारा इकोनॉमिक्स है अब हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा तब हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से अब हम अपना एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अब कुछ दिनों में जब हमारा सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट करें। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।